प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट जनवरी 2000 परीक्षा 2017 की बात करेंगे। इससे पहले 2006 से लेकर 2016 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं राजनीति विज्ञान से संबंधित द्वितीय प्रश्न पत्र को। पहला क्वेश्चन राजनीतिक सिद्धांत और विचारों से संबंधित स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। अभिकथन और कारण दिया गया है। कौटिल्य मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल देता है। उसे समाज में अराजकता के खतरे तथा व्यवस्था स्थापित करने की अनिवार्यता का उत्कृष्ट बोध था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। इसे देख लेते हैं। कौटिल्य अपनी विश्व विख्यात कृति अर्थशास्त्र में राज्य के लिए मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल देता है, क्योंकि उसे समाज में अराजकता के खतरे तथा व्यवस्था स्थापित करने की अनिवार्यता का उत्कृष्ट बोध था। इसके लिए कौटिल्य ने राजा के लिए दंड शक्ति के साथ साथ राजा की दिनचर्या का भी निर्धारण किया था। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्लेटो के विचारों के सिद्धांत का स्रोत नहीं है? तो उसका आंसर हो जाएगा बी एंटिस्थेनीस। निरपेक्ष वैराग्यवृत्ति तथा कठोर स्वयातना का विचार ये नहीं है। आप इसे देख सकते हैं। सुकरात का शिष्य प्लेटो भी वाद विवाद पद्धति का अनुप्रयोग करता था। उसने हेराक्लिटस, सुकरात और एलियाटिक्स से क्रमशः संभूति के क्षेत्र का विचार, अवधारणाओं का सिद्धांत एवं निरपेक्ष संभूति का विचार अपने विचारों के सिद्धांत में अनुप्रयुक्त किया। प्लेटो के विचारों के सिद्धांत का स्रोत एटिस्थेनिस का निरपेक्ष वैराग्यवृत्ति एवं कठोर स्वयातना का विचार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करें। इसे अरस्तु का कार्यकारण, भाव का सिद्धांत और स्पष्टीकरण दिया गया है। इसे देख लेते हैं। निमित्त कारण जो है गति का कारण हो जाएगा। अंतिम कारण की बात करें वह उद्देश्य जिसकी ओर गतिविधि लक्षित है। और भौतिक कारण की बात करेंगे पदार्थ जिससे वह यह बना है। और औपचारिक कारण की बात करेंगे वस्तु का पदार्थ एवं सार। इसके माध्यम से अरस्तु ने टेलियोलॉजिकल अप्रोच सोदिशात्मक सिद्धांत की व्याख्या करता है कि एवरीथिंग इज परपोजिव और सभी वस्तुओं को इसके भूतकाल से समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अभिकथन और कारण दिया गया है। इसे देख लेते हैं। लॉक के लिए श्रम संपत्ति का स्रोत और औचित्य है। इसका कार्य पृथ्वी को उपभोज्य सामान में बदल देना है। तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा। यानी ए और आर दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। लॉक के अनुसार चूंकि संपत्ति का स्रोत श्रम है और इसी कारण वह न्यायोचित है, जो इस तरह मनुष्य श्रम के जरिए पूरी पृथ्वी को अपनी उपभोग की वस्तु में बदल सकता है। तो कथन और कारण दोनों सत्य हो जाएंगे और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन रॉल्स के अज्ञानता के आवरण की अवधारणा की एक विशेषता सही नहीं है? तो फिफ्थ का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी। पक्षकार अपनी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को जानते हैं। तो रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत का निर्माण करने के लिए सामाजिक समझौते पर ज्ञान के पर्दे का सहारा लिया गया। अज्ञान के पर्दे से आशय व्यक्ति का समाज में अपनी वर्तमान स्थिति का पता नहीं तथा व्यक्ति का भी पता नहीं है। अर्थात पक्षकार अपनी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को नहीं जानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार की दास्ता के रूप में वर्णन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट नॉजिक के द्वारा। यानी सी। नॉजिक ने अपनी प्रसिद्ध कृति एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 के अंतर्गत लॉक के राज्य सिद्धांत को नए संदर्भ में दोहराते हुए यह तर्क दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। E.M. नबूदरीपाद की पुस्तक महात्मा एंड इज में निम्नलिखित में से किस विचारधारा के दृष्टिकोण से महात्मा गांधी का विश्लेषण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी मार्क्सवाद। E.M. नबूदरीपाद 1998 एक भारतीय साम्यवादी राजनीतिज्ञ और सिद्धांतकार थे, जो 1957 से 1959 एवं 1967 से 1969 में केरल के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने अपनी पुस्तक महात्मा एंड इज में मार्क्सवादी विचारधारा के दृष्टिकोण से महात्मा गांधी का विश्लेषण किया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एम एन रॉय के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एम एन रॉय का इसमें डी आंसर रॉन्ग हो जाएगा। वे संगठक इकाइयों के अलग होने के अधिकारों पर सहमत नहीं थे, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक नए मॉडल संविधान तैयार किया था, ये राइट हो जाएगा। संप्रभु शक्ति जनता में निहित होती है, ये भी राइट है। गाँव, कस्बों तथा शहरों में जन समितियाँ गठित होंगी, ये भी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से यह किसका विश्वास था कि कोई क्रांति तभी सफल होती है जब वह राजनीतिक रहती है तथा समाज तक विस्तारित नहीं होती है? तो 9th की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी हन्ना अरेंट के द्वारा ये कहा गया था।
इसको देख लेते हैं। हन्ना अरेंट। हन्ना अरेंट का विचार था कि कोई क्रांति तभी सफल होती है जब वह राजनीतिक रहती है तथा समाज तक विस्तारित नहीं होती है। अपनी एक पुस्तक 1963 में अंतर्गत हन्ना अरेंट ने अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों के स्वरूप में अंतर स्पष्ट किया था। हन्ना अरेंट के अनुसार किसी भी देश में क्रांतिकारी परंपरा की सार्थकता इस बात में है कि लोग अपने सहचरों के साथ स्वतंत्र कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए सार्वजनिक सुख को बढ़ावा दें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत निर्जाति केंद्रित है। यह विशेषकर पाश्चात्य लोकतंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। आप इसे रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसने 3 मानकों पर विशेष बल देते हुए लोकतंत्र के प्रक्रियामूलक सिद्धांत पर बल दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्य डहल के द्वारा, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा डहल। आप देख सकते हैं डहल को। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन मैक्स वेबर का निरूपण नहीं है, तो मैक्स वेबर का निरूपण जो नहीं है इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रभावी प्राधिकार पद सोपानिक होता है तथा यह राज्य एवं सत्ता वर्ग से संबंधित होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यह किसका कथन है कि संघवाद में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिनकी इच्छा संघ की होती है परंतु उन्हें एकता की इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाए ए बी डाइसी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। बी हो जाएगा। ए बी डाइसी 1835 टू 1922 में अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा है कि संघवाद में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिसकी इच्छा संघ में होती है परंतु उन्हें एकता की इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यह किसका कथन है कि राजनीतिक संस्कृति तथा शासन के स्थायित्व के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, तो ये लिचफर्ड के द्वारा कहा गया था अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी इन फ्लूरल सोसाइटी 1977 में। यह माना है कि राजनीतिक संस्कृति तथा शासन के स्थायित्व के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने मार्ग को अपनाने की क्षमता 4 महत्वपूर्ण संबंधों पर निर्भर करता है। कांग्रेस, संघीय नौकरशाही, उच्चतम न्यायालय और मास मीडिया। उपयुक्त में से कौन निसंदेह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो निसंदेह महत्वपूर्ण की बात करेंगे तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कांग्रेस। आप इसे देख सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने मार्ग को अपनाने की क्षमता 4 महत्वपूर्ण संबंधों पर निर्भर करता है। कांग्रेस, संघीय नौकरशाही, उच्चतम न्यायालय एवं मास मीडिया। इसमें सबसे निसंदेह कांग्रेस सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक राष्ट्रपति को कांग्रेस का सकारात्मक सहयोग एवं समर्थन मिलता रहता है वह अत्यंत शक्तिशाली अवस्था में रहता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सी राइट मिल्स की रचना द पावर एलिट 1956 ने निम्नलिखित में से किसमें अभियोजनों का सामान्य विश्लेषण प्रस्तुत किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका के विकसित पूंजीवाद में। आप इसे रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। यह किसका निरूपण है कि शक्ति पैसे की तरह है, तो ये कहा गया था टालकॉट पार्सन्स के द्वारा। अमेरिकी समाज वैज्ञानिक टालकॉट पार्सन्स का अभिमत है कि शक्ति पैसे की तरह है। द स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ द सोशल सिस्टम एडिट इन 1983 एवं अमेरिकन सोसाइटी टुवर्ड्स ए स्टोरी ऑफ सोसाइटल कम्युनिटी एडिट इन 2007 आदि इसकी प्रमुख पुस्तकें हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कैच ऑल पार्टी निम्नलिखित में से किसमें उत्तर द्वितीय विश्व युद्ध की दलीय व्यवस्था का वर्णन करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी यूरोप के द्वारा। आपसे देख सकते हैं राजनीति में कैच ऑल पार्टी वह राजनीतिक पार्टी होती है जो विविध दृष्टिकोणों से लोगों को आकर्षित करती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अभिकथन और कारण दिया गया है। सहवर्तन लोकतंत्र का एक अपूर्ण सिद्धांत है क्योंकि वह वास्तविक विकल्प का मार्ग अवरुद्ध करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या इसकी सही नहीं है। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित क्वेश्चन। यह किसका कथन है कि संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, वह सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था, तो ग्रेनुले ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ग्रेनुले ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन 1999 में कहा है कि संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, वह सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करें। 21वां क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया, तो मैरन विनर के द्वारा कहा गया था। द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स की बात क्रिस्टोफर जेफरलॉर्ड के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया प्रणवर्धन के द्वारा कहा गया था, ये बुक लिखी गई थी। और अंतिम जो है पॉवर्टी अमिट प्लांटी इन द न्यू इंडिया की बात अतुल कोहली के द्वारा की गई थी। आप इसे देख सकते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। इनकी मिलाने के लिए आप देख सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किन्हें भारत के राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा क्षमा प्रदान करने के अधिकार के प्रयोग में न्यायिक समीक्षा के लिए आधार के रूप में पहचान की गई है, तो उसका आंसर हो जाएगा डी, कि आदेश को मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना पारित किया गया है, कि आदेश दुर्भावनापूर्ण है, कि आदेश को बाह्य अथवा पूर्णतः असंगत अनुचित के आधार पर पारित किया गया है, कि आदेश यादृच्छिकता से ग्रसित हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 के अनुसार अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधियां शून्य होंगी। दूसरे शब्दों में न्यायिक समीक्षा योग्य है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय के आर्टिकल 32 और उच्चतम न्यायालय की बात करें तो आर्टिकल 226 को प्राप्त है।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करें, पंचायती राज समिति और वर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें देख लेते हैं। हनुमंत राव समिति का संबंध 1984 से है, जीवी के राव समिति 1985, अशोक मेहता समिति 1977, कहीं 78 दिया है, 77, और LM सिंघवी की बात करेंगे 1986 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण को संबंधित है। इसमें देख लेते हैं। मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, और कारण हो जाएगा उनके द्वारा देशभक्ता संवेदनशील नागरिकता का भाव भरे जाने की अपेक्षा होती है। तो उसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ए और आर दोनों सही हैं और उसका व्याख्या जो है सही नहीं है। आप इसे देख सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51 क के मूल कर्तव्यों का उपबंध करता है। मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत यह वर्णित है कि उनके द्वारा देशभक्ति तथा संवेदनशील नागरिकता का भाव भरे जाने की अपेक्षा होती है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में विधायिका के विशेषाधिकार से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ए बी सी डी सभी हो जाएंगे। वाद विवाद तथा सभा की कार्रवाइयों को प्रकाशित करने का अधिकार तथा अन्य को इनके प्रकाशन से रोकने का अधिकार, सदन से अजनबियों को अपवर्जित करने का विशेषाधिकार, आंतरिक मामलों को विनियमित करने का अधिकार और अंतिम विशेषाधिकार का उल्लंघन करने के लिए सांसदों तथा बाहरी व्यक्तियों को सजा देने का अधिकार भी इसके द्वारा दिया गया है। भारतीय संविधान के 5वें भाग में आर्टिकल 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि और अधिकारियों की प्रक्रिया, विशेषाधिकारों से संबंधित वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में निम्नलिखित किसान आंदोलन को उसके कालक्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आएगा चंपारण जो हुआ था 1917 में। अगला बारडोली जो सत्याग्रह हुआ था 1927 में, और तेभागा जो आंदोलन हुआ था आंध्र प्रदेश में 1946 में, और अंतिम सिंगूर जो आंदोलन हुआ था 2009 से 2010 में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में संघवाद संबंधी घटनाओं के विकास को सही कालक्रम में पहचानने की बात कर रहा है। इसे देख लेते हैं। सबसे पहले राजमन्नार समिति 1969, अगला आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973, पश्चिम बंगाल ज्ञापन की बात करेंगे 1977, पूंजी आयोग 2007 में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारतीय पूंजीवाद का वर्णन धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में किया था? तो भारतीय पूंजीवाद का जो वर्णन किया धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में, इसका आंसर प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री राजकृष्ण दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, जिन्होंने हिंदू विकास दर की अवस्था का उल्लेखनीय विश्लेषण किया था। उन्होंने भारतीय पूंजीवाद का वर्णन धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्वाचन सुधारों से संबंध नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा एन बोहरा समिति जो है इससे संबंधित नहीं है। बाकी तारकुंडे समिति की बात करेंगे, दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति तीनों निर्वाचन सुधारों से संबंधित हैं। एन बोहरा समिति का संबंध पंचायती राज से है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में बजट को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वित्त मंत्रालय जो है नोडल एजेंसी है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 112 यानी 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में शब्द घाटा वित्तीयन को सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? तो 31 का आंसर हो जाएगा ए। घाटा वित्तीयन का आशय कि सरकार जितना कर राजस्व वसूल करेगी उससे अधिक व्यय करेगी। भारत में शब्द घाटा वित्तीय प्रथम पंचवर्षीय योजना 1952 से 1957 के द्वारा सर्वप्रथम परिभाषित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से क्या 73वें संविधान संशोधन अधिनियम और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के बीच समान विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर होगा पहला, समय समय पर निर्वाचन, सामाजिक आर्थिक कमजोर समूह का सशक्तिकरण और राज्य चुनाव आयोग का गठन। ए बी सी तीनों राइट हो जाएंगे। वार्ड समितियों का गठन इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सांविधिक निकाय है? तो सांविधिक निकायों की बात करें तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ACD। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, रेलवे बोर्ड, परमाणु ऊर्जा आयोग जो है ये सांविधिक निकाय है। राजभाषा आयोग का संविधान में उल्लेख किया गया, ये संवैधानिक आयोग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सेवार्थी वृंद सिद्धांत के आधार पर गठित मंत्रालय का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर कृषि मंत्रालय यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन है। लोक प्रशासन के अध्ययन किए निम्नलिखित उपागमों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। तो इसको देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सबसे पहले संस्थागत उपागम आ जाएगा, सेकंड व्यवहारिक उपागम, थर्ड व्यवस्था उपागम और अंतिम जो है लोक नीति उपागम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अभिकथन और कारण बताया गया है। भारत में लोक सेवकों के कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होते हैं, तटस्थता भारत में लोक सेवकों की विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत जो है ए असत्य है, परंतु आर क्या है, सत्य है। भारत में लोक सेवकों के कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होते, असत्य है, किंतु तटस्थता भारत में लोक सेवकों की विशेषता है, ये राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में से किन्हें द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में नागरिक केंद्रीय प्रशासन के में अवरोध के रूप में पहचान की है? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी पहला ए, बी और डी राइट हो जाएंगे। सी जो है असुशिक्षित राजनीतिक नेतृत्व का अभाव, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग से संबंधित क्वेश्चन 2005 में, जिसका गठन किया था बिरपा मोइली की अध्यक्षता में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की नौकरशाही स्वयं को लोक हित का संरक्षक मानती है परंतु वह लोकमत से स्वतंत्र है तथा प्रत्युत्तरदायी नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिभावक नौकरशाही। इसे देख सकते हैं। FM मार्क्स नौकरशाही के स्तरों को वर्गीकृत करते हुए 4 प्रकार बताते हैं: अभिभावक नौकरशाही, जातिगत संरक्षण और योग्यता आधारित नौकरशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि आयोजना, संगठन निर्माण, समन्वय कार्य तथा बजट निर्माण कार्य की प्रबंधकीय, तकनीकी तथा कौशल सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में एक समान है? तो इसकी बात करेंगे तो इसका आंसर होगा ABCD, यानी सभी हेनरी फोर्ड के द्वारा, MP फोलेट, लूथर गुलिक और L उर्बिक, ये चारों इसमें राइट हो जाएंगे। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित क्वेश्चन है। पूंजीवाद वैश्विक अर्थव्यवस्था उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं, विक्रेताओं एवं क्रेताओं की वस्तु श्रृंखला से बनी है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में देशों को जोड़ती है। यह निम्नलिखित में से किसका आधार है? तो इसका विश्व व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। विश्व व्यवस्था सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी वैश्विक अर्थव्यवस्था उत्पादों तथा उपभोक्ताओं, विक्रेताओं एवं क्रेताओं की वस्तु श्रृंखला से बनी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन यथार्थवाद की ब्रितानी विचारधारा एवं ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म से संबंधित है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा हेडली बुल, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। हेडली बुल एवं जेम्स रोजनाऊ यथार्थवाद की ब्रितानी विचारधारा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आतंकवाद का संतुलन का विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आतंकवाद का संतुलन का जो विचार है इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी डी, परमाणु हथियारों से निकलने वाली दुनिया को बार बार तबाह करने वाली क्षमता, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन शक्ति संतुलन की मुख्य धारणा नहीं है? तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा। शक्ति राज्य दूसरों के व्यवहार का मूल्यांकन करने हेतु नैतिक मानदंडों को लागू करता है, ये राइट हो जाएगा। आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। इसमें सिस्टम ऑफ प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पुस्तक में इसका वर्णन किया गया है मार्टिन काप्तान के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे किन किन देशों में क्योटो प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए उत्सर्जन में कमी लाने को विधिक रूप से अनिवार्य किए जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था? इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत और चीन दोनों के द्वारा इसको अस्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे USSR के किस नेता ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति शुरू की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एन ख्रुश्चोव के द्वारा, बी हो जाएगा। सोवियत संघ के नेता ख्रुश्चेव द्वारा वर्ष 1953 में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का नारा दिया था क्योंकि उनका मानना था कि अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु शक्ति संपन्न राज्य हैं जिसके बीच सहयोगी एकमात्र विकल्प है। ख्रुश्चेव ने कहा था कि अब इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वर्ग संघर्ष समाप्त हो चुका है, बल्कि ख्रुश्चेव ने कहा था कि यह वर्ग संघर्ष का ही दूसरा रूप है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे शीतकाल की समाप्ति तथा फ्रांसिस फुकुयामा ने इतिहास का अंत का विचार दिया था जिसका अर्थ है? तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, सैद्धांतिक संघर्ष अब समाप्त हो चुका है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राजनीतिक विचारक फ्रांसिस फुकुयामा ने 1989 में इतिहास के अंत द एंड ऑफ हिस्ट्री का विचार दिया था जिसका अर्थ होता है सैद्धांतिक संघर्ष अब समाप्त हो चुका है। यह विचार उन्होंने 1989 में एंड ऑफ हिस्ट्री नामक लेख में दिया था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद प्रकाशित उनकी पुस्तक एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन में उन्होंने यह भविष्यवाणी की। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे शांति कार्यक्रम के लिए नाटो की भागीदारी का उद्देश्य क्या था? तो नाटो की भागीदारी का उद्देश्य की बात करेंगे वर्ष, इसका आंसर पहला हो जाएगा पूर्वी कूट के राज्यों को इस संगठन में शामिल करना है। वर्ष 1949 में ब्रुसेल्स की संधि द्वारा नाटो की स्थापना हुई। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने साम्यवाद का परिरोधन करने के लिए इसकी स्थापना की जिसका उद्देश्य अमेरिका को प्रभावी बनाने के लिए पूर्वी जर्मनी को पीछे ढकेलना और सोवियत संघ को बाहर निकालना था। सोवियत संघ के विघटन 1991 के बाद यह संगठन बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में से किस घटना को शीत युद्ध की समाप्ति का संकेत माना जाता है? तो इसका आंसर जो है बी, यानी वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार को गिराया जाना ही शीत युद्ध का अंत है। वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी जिसके फलस्वरूप पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हुआ था। इस घटना का शीत युद्ध की समाप्ति का संकेत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणामस्वरूप यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर उसे नया नाम यूरोपीय संघ दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा उसको नया नाम दिया गया था। 7 फरवरी 1992 को मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा यूरोपीय समुदाय के सदस्यों के हस्ताक्षर किए जाने के परिणामस्वरूप यूरोपीय संधि इसी का नाम बदलकर उसे नया नाम यूरोपीय संघ दिया गया था। आज का अंतिम क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओपेक। ओपेक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज प्रमुख तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी, जबकि IMF, WHO और FAO संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियां हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।